कौन ज्वाइन है? आदित्य, हैव यू ज्वाइंड? कौन कौन ज्वाइन है? चेक करता हूँ। नाम बताइए, कौन कौन ज्वाइन है? भाविन, मदन और श्रेया और ठीक है ना। ये बताइए मयंक कि लुई 16 कब रहता था? वो किस नहर में रहता था? उसकी डायनेस्टी कौन थी? उसने किस डायनेस्टी की प्रिंसेस से शादी की? उसकी प्रिंसेस का क्या नाम है? वो कहाँ का राजा था? फ्रांस का। और ये बताइए कि उसने कहाँ की 30 कॉलोनी का क्या था? अमेरिका के। उसके ऊपर कितने बिलियन रुपए का खर्च हो गया? 2 बिलियन। टिथस क्या होता है? टेरिस क्या होता है? रिलीजियस टैक्स। तो तीन तरह के खर्च आने में जाता है। उसको 9/10 और 1/10 होता है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई थी कि क्या क्या चीज़ कहाँ आती है। अब आगे की बात देखिए कि पिछली जो वहाँ पर मीटिंग ऑफ वो जनरल्स की, ठीक है ना, तो दैट इज स्टेट जनरल्स की मीटिंग, पिछली मीटिंग कब हुई थी? 1614। तो क्या कोई बात नहीं, बोलो आप दोनों जगह 16। और उसके बाद लुइस ने अपने बनने के बाद राजा बने 5 जून 1789। 1789 5 जून 1789 5 में 1789 में उसने किसकी मीटिंग बुलाई? सर स्टेट जनरल की। दैट इज मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल को उसने बुलाया। सर टैक्स बढ़ने। वहाँ पर जो मीटिंग कैसे होती थी और वोटिंग का क्या सिस्टम था? सर वहाँ पे पेपर सिस्टम था जिसके ऊपर वो स्टैम्प करते थे और वोट हो जाता था। हाँ? ये नहीं था। बोलो। मतलब 1 स्टेट 1 वोट का सिस्टम था। और वहाँ के लोग क्या चाहते थे? बोलो। एब्सेंट से क्या लेना? तुम आंसर बताओ। वो तो तुमने वीडियो देखा ही होगा। तो ऐसा थोड़ी कि एब्सेंट की तुमने सब वीडियो को देखो। मैं वही वफा तो ऐसा थोड़ी होता। और तो ये बता रहे हैं मतलब तुम्हें पढ़ना नहीं था, इसलिए तुम डेलीवेटिव वीडियो भी नहीं। ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी ना होता है, तो सिली एक्सक्यूज दे। हाँ बोलो। दैट इज ईच मेंबर 1 वोट, है ना। ये अपनी तरफ से भी तुमने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, कोई ना कोई तो रीजन होगा। कई कह लेना से ठीक है। मैं बोल दूसरा और से पूछो, और भी तो बैठे हैं अभी से पूछो। तो ये बताइए कि जो लुई 16 था उसके पहले वाले लोग किस वो रहते थे? पैलेस ऑफ ट्यूलिप में रहते थे। और उसने 1664 में लास्ट असेंबली बुलाई गई थी। इन 1774 लुई 16 became king of, लुई 16 क्या बना? किंग ऑफ फ्रांस। became king of France. At that time, treasury was empty. क्यों empty थी बताइए? Sir, because the money was used to provide freedom 13 colonies in America. Please. Treasury of France was empty. ऐसी बात नहीं है empty भाविन, ऐसी बात नहीं है कि उसी वजह से ही empty हुई, क्योंकि उस समय महल का मेंटेनेंस भी था और इसके अलावा वो मिलिटराइजेशन का रूल था। उस समय सब लोग एक एक जगह पे कॉलोनी बना रहे थे। क्या उस समय ब्रिटेन कॉलोनी नहीं बना रहा था? yes, तो लोग उसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा था, बिकॉज दैट वाज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप एंड दे वांट टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी। कॉलोनी का क्या मतलब होता है? क्या वहाँ पर राज्य करना? बोलो, कॉलोनी का मतलब क्या मतलब है? एक कंट्री जब दूसरी कंट्री ऊपर अपना रूल करती है तो रूलिंग नहीं है, वहाँ के राजा को अपने अंडर में कर लेना, बोलना कि तुम ही राज करो लेकिन हमको टैक्स दो।
और हमको ड्यूटी फ्री कर दो, हम यहाँ से जो भी ले जाएं। ओके, थैंक यू बेटा। हाँ, दो ले लें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। समझ आई बात कि नहीं? कॉलोनी का मतलब है क्या, उन्होंने यहाँ के नवाबों को हटा हटा के ब्रिटिशर्स को बनाया? नहीं, कॉलोनी अलग है, रूलिंग अलग है। कॉलोनी में वहीं के राजा बोले बैठे रहो, वहीं बैठे रहो, हाँ जितना कमाना आधा इधर किसकाना, ये करो। बात समझ आ गई? बिकॉज दे डू नॉट वांट टू गेट इंडल्ज इन लीगल कॉम्प्लिकेशंस। वो लीगल कॉम्प्लिकेशन में घुसना चाहते थे? वो चाहते थे यहाँ से चुपचाप माल ले जाओ। They want that big market. They were not interested in ruling the people. They do not want to interfere in the civic जो भी matters हैं, religious matters, civic matters. Simply वो चाहते थे कि ड्यूटी फ्री ट्रेड रहे। ट्रेड समझ आए? ट्रेड फ्री बिजनेस। कॉलोनी का मतलब समझ में आ गया कि यहीं के नवाब थे। जैसे एक बार और समझो, जब कहीं भी कोई अपना उपनिवेश बनाता है तो ये इसको कहते हैं ब्रिटिश का उपनिवेशवाद। तो वो वहाँ के राजा को हटाता नहीं है, कॉलोनी या उपनिवेश में हटाता नहीं है। द किंग कीप ऑन रूलिंग। किंग क्या करता रहेगा बताइए? इट कीप ऑन रूलिंग, हाउ एवर मंथली दैट किंग पेज ए सर्टन अमाउंट टू ब्रिटिशर्स। If that king fails to pay certain amount, then that is simply thrown out. उसको हटा दिया जाता है। And the new puppet is placed on it. इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सरमाउंटसी, जो तुमने 8 में पढ़ा था। So paramountcy. पैरामाउंटसी। तो पैरामाउंटसी का क्या मतलब होता है कि हम तुम जो हो, you are a ruler on behalf of British Queen Victoria. You are ruling for the welfare of Britishers, not for the welfare of people. तुम किसके भले के लिए काम कर रहे हो? यही तो कॉलोनी है। तो अब जरा देखिए, बोलो उस समय खजाना क्यों खाली हो गया था? क्योंकि सब लोग अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। सब लोग क्या कर रहे थे बोलो? कॉलोनीज बनाने में और मिलिटराइजेशन में क्या बहुत पैसा खर्च होता था? उस समय पूरे यूरोप में कंपटीशन था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी बना लें। जैसे तुम्हें मालूम है डच कहाँ के होते हैं? नीदरलैंड के। स्पेनिश स्पेन के होते हैं। तो स्पेन की कॉलोनी थी, नीदरलैंड की कॉलोनी थी, फ्रांस की भी थी, फ्रेंच कॉलोनी। इंडिया में भी आई थी फ्रेंच कॉलोनी, लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से वो पैर नहीं फैला पाई। ठीक है कि नहीं? और डच कॉलोनी तो वो टीपू सुल्तान उनकी मदद भी लिया करता था। समझ में आ गई बात? नीदरलैंड के लोग। और इस तरीके से फ्रेंच की ली थी, तो फ्रेंच की कॉलोनी ली थी। बात समझ आ गई? सो इस तरीके से मिलिटराइजेशन की वजह से द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस वाज एम्प्टी। ओके, आगे की बात क्या है? लुई 16 फ्रीड। उसने किसको फ्री किया? ठीक है, लुई 16, ठीक है, फ्रीड 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका with help of from Britishers. This all made the royal treasury to come under a debt of 2 billion livre. So a 2 billion, billion का मतलब क्या होता है? 10 to the power 9, इतना लिबरे। ठीक है? बिलियन को अरब क्या करें? हाँ, तो अरब है। अब आप समझ लीजिए कि ये होता है 10 to the 5, 1 लाख। और अगर मान लीजिए 100 लाख हो जाए तो क्या 1 करोड़ हो जाए? तो ये 100 लाख हो गया क्या? और 100 लाख क्या कहते हैं? क्या 1 करोड़? ठीक है, कितनी बार समझा दी। अब फिर और कुछ समझिए। और 10 लाख को क्या कहते हैं? 10 लाख को कहते हैं 1 मिलियन। क्या कहते हैं? 1 मिलियन। और 10 to the power 5 को 1 लाख कहते हैं। तो 10 लाख 1 मिलियन और 100 लाख क्या हुआ बोलो? 10 बिलियन। इसी को 1 करोड़ कहते हैं। क्या 10 मिलियन भी, या फिर से क्या कह देंगे? 1 करोड़। तो अगर तुम देखो तो क्या 2 जीरो 10 to the power अभी तक कितने जीरो बन गए? हाँ, तो 7 बन गए। और 100 करोड़ कह दिया जाए तो 100 करोड़ में क्या होगा बोलो? दैट इज 1
1 बिलियन, और तुम देख लो 100 करोड़ में क्या होंगे, यहाँ तक कितने पहुँच गए 100 लाख में 10 टू द पावर 7, और यही क्या 10 टू द पावर 7 है, ये 1 करोड़ हो गया, और 1 करोड़ में 2 जीरो और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 7, तो क्या 10 टू द पावर 9 नहीं हो गया 1 मिलियन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन। जिलियन, सर क्वाड्रिलियन होता है। और What is billion? इसके आगे ट्रिलियन क्या है? क्वाड्रिलियन, पेंटिलियन, अभी देखते हैं, सेप्टिलियन। इसको देख लेंगे। मिलियन 10 टू द पावर 6 है, ये 10 टू द पावर 9 है, ये 10 टू द पावर 12 है, ये 10 टू द पावर 15, बीच के 3 छोड़ रहे हैं, सही है। तो मेरा कहने का मतलब है उस पर 2 बिलियन लिवरेज का क्या हो गया था, डेप्ट। सो ए 2 बिलियन लिवरेज डेप्ट वाज ऑन, ये जो रूलर्स एक्सचेकर है लुई 16 पर इतना पैसा, सो ही डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस, सो ही डिसाइडेड टू इंक्रीज taxes. Now, what was the social, economic and political condition of France when the Louis XVI was king? तो उस समय की सोशल कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस, that is France was divided, France was divided into 3 states। कौन कौन सी स्टेट्स थी, क्लर्जी, Nobility, नोबिलिटी, और तीसरा कौन था, दैट इज थर्ड में 3 क्लास थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो थर्ड में एक अपर क्लास थी, एक मिडिल क्लास थी और एक लोअर क्लास थी। अपर क्लास में कौन कौन आता था, बिग मर्चेंट्स, बहुत तुम अच्छा बता रही हो, मर्चेंट, पोर्ट ऑफिशियल, और कौन थे, लॉयर्स, और इसमें कौन थे मिडिल क्लास में, दैट इज पीजेंट्स, और जो कार्य करने वाले थे शिल्पी, आर्टिजन्स, जो पत्थर पर किसी चीज पे छेनी से करते हैं, और इसमें लैंडलेस लेबर, फार्मर, लैंडलेस पीजेंट्स और लेबर, ये सारे, इतनी बात समझ आ गई। तो अब इसमें क्या था, दैट इज क्लर्जीज वर टेकिंग टिथस, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पीपल वर नॉट गिविंग टैक्सेस एंड थर्ड स्टेट पीपल हैव टू पे टैक्सेस, दिस इज नोन एज फ्यूडल सिस्टम, इसको कहते हैं सामंतवादी प्रथा। अब जरा ये समझ लो फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ना, what is meaning of feudal system? According to dictionary.com, a A feudal type of system is a social and type of political social system system in which which landholder landholders provide provide land land to tenants in in exchange exchange of for their their property and subsidy। इसका मतलब समझो, फ्यूडलिज्म का मतलब समझिए। So at that time क्या होता था, किंग हैंड ओवर ए पीस ऑफ लैंड टू देयर लॉयल्स, दे देते थे, जाओ तुमको मेवाड़ का सामंत बनाया, जाओ तुमको मारवाड़ का बनाया, लेकिन तुम हर महीने एक बैलगाड़ी सोना भेजना। ये तो वो लोग अपने हिसाब से खून चूस लें वहाँ के लोग, लेकिन एक बैलगाड़ी सोना भेजना। समझ आ गई। सो कौन होता था बताइए, किंग क्या बना देता था, किंग हैंड्स ओवर
ए पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड टू देयर लॉयर्स, और वो सब नॉबिलिटी में आ जाते थे, जिनको जमीन देगा वो भी नॉबिलिटी है क्या, लॉयर्स, लॉयर्स, ठीक है। एंड पीस ऑफ लैंड दे देता था, फिर वो क्या करते थे, दे वर पेइंग टैक्सेस ऑन रेगुलर बेसिस टू हिम, दे वर पेइंग टैक्सेस ऑन रेगुलर, और उनको फ्यूडल कहते थे, रेगुलर, उनको सामंत कहते थे क्या, बेसिस टू किंग, समझ में आ गई बात। They were known as feudals and this system is known as feudalism. They were known as feudal and the system is known as feudal system. इसे सामंतवादी प्रथा कहते हैं, known as feudalism या feudal system, feudal सिस्टम, कुछ लोग इसे फ्यूडलिज्म भी कहते हैं। सच सिस्टम वाज प्रिवेलिंग थ्रू आउट यूरोप, ऐसा पूरे यूरोप में था। सच सिस्टम वाज एवरीवेयर इन यूरोप, सच system was everywhere in Europe. तो जो feudals थे वो क्या कहते थे, so they put the harsh condition over the taxpayers, so the taxpayers were not in good condition, क्योंकि उन पर ही बहुत टैक्स लगा देते थे ना। और टैक्स सिस्टम कैसा था, that is tax system that is stiffest was religious tax, paid by taxpayers to clergy, clergy पोप को कहते हैं क्या, जो चर्च को देखता है। It was 1/10 of the total taxpayers, 1/10 of total tax paid by taxpayer. However, टेलीस क्या था, टेलीस की स्पेलिंग देख लेना, गलत हो तो बता देना। टेलीस, it was 9/10 part of the tax which goes to king's exchequer, राजकीय खजाने में जाता था। आई पहले आया, TILLES, Yes, sir. तो ये क्या था, लैंड टैक्स होता था। सो दैट इज टैक्स विच गोज टू, कहाँ जाएगा बताओ, किंग्स ट्रेजरी या रॉयल ट्रेजरी। हाँ, तो जो रॉयल होते थे उनका भी खजाना होता था क्या, ट्रेजरी। ट्रेजरी का क्या मतलब है, खजाने में जाता था। तो ये टैक्स सिस्टम था, और सोशल फैब्रिकेशन भी हमने तुमको बता दिया। अब तीसरी चीज, लुई 16 ऑन 5th में कब बुलाई गई थी, बोलो 1789। इसके राजा बनने के टाइमलाइन देखो, 15 साल बाद, ठीक है, 15 साल हो गए ना, 74 से 89 माइनस कर लो। तो लुई 16 called a meeting of, किसकी मीटिंग, कहाँ ना बताओ, a meeting of, किसकी बुलाई, स्टेट जनरल, that is a state general, ठीक है, for increasing taxes, ठीक है। अब तीनों टैक्स के कैसे कैसे लोग थे। फर्स्ट स्टेट वाज हैविंग 300 जनरल्स, 300 मेंबर्स, जनरल ना बोलो तो मेंबर बोल लो। तो फर्स्ट स्टेट हैज 300 मेंबर्स। तो सेकंड स्टेट के कितने लोग थे,
as 300 members. और थर्ड स्टेट के कितने मेंबर थे? as 600 members. तो अब ये सारे लोग देखो गैदर हो रहे हैं और मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, जरा इसका पिक्चर देखो, कैसे लोग खड़े हुए हैं और कैसे वहाँ बैठे हुए हैं. सो वही हम ग्रुप में भी भेज देंगे, चलो ग्रुप में वो देख लें ना. इससे कनेक्ट वाईफाई कनेक्ट स्क्रीन शेयर कर सकते मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल कॉल्ड बाय लुई 16. According to Vigils, King Louis XVI called for the Estate General meeting Yeah, in they 1789. It was the इसमें first क्या meeting to लिखा be जा रहा called in है? over 100 years. कि ये देखिए, ये आपकी बुक में होना चाहिए था, कई बुक्स में होता है, अब नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. ऐसा है ये देखो. तो इसमें आप क्या कर देख रहे हैं कि कुछ लोग बैठे हैं, जो बैठे हुए लोग हैं वो 300 + 300 ही हैं, और बीच में कहीं राजा बैठा होगा, वो लुई 16 बीच में दिख रहा है. तुमको दिख रहा है क्या? लुई 16 तो दिखा रहे हैं, ये है लुई 16. सीरीज अपना खड़ा किया. रेड कलर का नहीं पहने हैं, और ये 300 लोग बैठे हैं, और 600 लोग जो हैं वो क्या होंगे बोलो? खड़े हैं. खड़े होंगे. और अगर एक ऐसा दिख जाए तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो. मुझे लगता है पहले वाला ज़्यादा क्लियर है. लेट अस सी, जिसमें खड़े लोगों को भी दिखाया गया है. इसको देखें तो किसी मीटिंग में पता चल जाता है. पीछे वो कुछ लोग खड़े भी होंगे. वो जैसे खड़े. हाँ, तो पीछे क्या है कि विजिटर्स गैलरी में वो खड़े होंगे. बस वोटिंग के टाइम ये ज़्यादा अच्छा है. इसको देखो, इसमें सब कुछ है. देखो, ये फ्रेंच हिस्ट्री की गैलरी में जाओगे तो वहाँ बहुत क्लियर फोटोग्राफ हैं. ये देखो, इसको देखो. इसमें क्या दिख रहा है? तुमको दिख रहा है कि कुछ खड़े हैं और सामने 300 लोग बैठे हैं क्या? यस सर. देखो, और ये जो इधर है ये सब खड़े हुए लोग हैं क्या? देखो, खड़े हुए कुछ दिख भी रहे हैं. इनको खड़े लोग नहीं दिख रहे हैं. यस सर. ये दिखाई पड़ा? ये लोग कैसे हैं? ये खड़े, और सामने राजा बैठा हुआ, वो जो बीच में सिंहासन है ना. और ये कौन सी मीटिंग है? मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल. बोलो ये कहाँ बुलाई गई? पैलेस ऑफ वर्सलीज में. वर्सलीज का पैलेस कहाँ था? वर्सेलिया नदी के किनारे. ठीक है, तो इस ये तुम्हें मीटिंग पता चल गई. सो इट वाज कॉल्ड इन पैलेस ऑफ, सही है, और वर्सलीज नदी भी थी ना वहाँ पे. सो इट वाज कॉल्ड इन पैलेस ऑफ वर्सेलीज. पैलेस ऑफ वर्सेलीज बुला ली गई है मीटिंग. ओके. अच्छा, अब ये देखिए, हाउ वाज द वोटिंग सिस्टम इन दिस प्रपोजल was presented by Louis XVI to increase system. Voting system was that every state has one vote. एक वोट देगा. वोटिंग सिस्टम कैसा था? वोटिंग सिस्टम was one state one vote. और हर्षिता क्या बता रही है कि वहाँ के लोग क्या चाहते थे, या जो थर्ड स्टेट के लोग क्या चाहते थे. तो इससे क्या होगा बोलो? फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले तो 2 वोट दे देंगे, वो जीत जाएंगे. तो प्रपोजल वाज नेवर, कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता. सो प्रपोजल इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय. तो अब यहाँ पर लुई 16 ने प्रपोजल किया. द प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स was going to pass. क्यों पास हो जाता? पास होने जा रहा था. क्यों? Because first and second state were not paying taxes. They were taking the privilege of taxes. वो उसका फायदा, privilege जानते हो? फायदा. They were not paying taxes. फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट था क्या वो टैक्स पे करता था? नहीं. As first and second स्टेट वाज गोइंग टू वोट, वो क्या करने जा रहा था बोलो? इन फेवर. और थर्ड स्टेट क्या करने जा रहा था?
तो टैक्स पे गोइंग टू वोट अगेंस्ट इट। तो कौन जीता बताओ? फर्स्ट अब देखो जो मीरा बीयू वो भी एक नॉबिलिटी था, राजा का परिवार का था, लेकिन वो गरीबों से दया करता था। और एबे सेइस, सो इन लोगों ने विरोध किया। मीरा बीयू को स्पेलिंग देखो क्या है, थोड़ा बहुत इनकी स्पेलिंग भी अजीब होती है। सर फ्रेंच कहाँ लिखा है? दैट इज मीरा बीयू, मीरा बीयू एंड एबे सेइस। ये इस पेज में यहाँ नीचे लिखा है देखो, मीरा बीयू एंड एबे सेइस, दैट इज एबे सेइस। ये इन लोगों ने क्या किया बताइए? अपोज्ड दिस काइंड ऑफ वोटिंग सिस्टम, इस प्रकार की वोटिंग प्रक्रिया का इन लोगों ने विरोध। इंक्रीजिंग टैक्स वाज गोइंग टू, उसके बाद क्या लिखा है? पास, ये बस पास हो ही जाता, क्योंकि दो लोग जब उसके समर्थन में करेंगे, थर्ड स्टेट कितना भी करती रहे, दो वोट फेवर में पड़ गएगा। पास एज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाज गोइंग टू वोट इन फेवर और थर्ड स्टेट अगेंस्ट में होता, तो 2-1 से जीत ना जाता। इन लोगों ने क्या बोला? नो सर, दिस वोटिंग सिस्टम हैज सम फॉल्ट, इसमें कुछ कमियां हैं, ऐसे मत करो। सो मीरा बीयू एंड एबे सेइस, ठीक है, सेड दैट, ठीक है, वोटिंग सिस्टम इज टू बी चेंज टू one person one vote, that voting should be done। अगर ऐसा होता तो ये दोनों तो वोट दे ही देते ना, 600 लोग को 2 वोट इनके, 602 तो यही हो गए, और सर उनके तो 600 में तो 589 598 और प्लस 1 राजा। तो इस तरीके से डन एज one person one vote, total votes should be casted as 1201। so total vote कितने कास्ट होने चाहिए? 1200 total votes, ऐसा इन्होंने प्रपोजल दिया था। should be, should का मतलब चाहिए, should be casted as 300 plus 300 plus 600 plus 1 king vote। तो ऐसा होना चाहिए। तो क्या हुआ बताइए? किंग हैज रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, किंग ने माना ही नहीं, अब इन लोगों ने वोट दिया ही नहीं। किंग हैज रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। नाउ द थर्ड स्टेट पर्सन हैज सोन 40,000 लेटर्स। बोला ये लेटर तो पढ़ लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं, बट दैट वाज थ्रोन इन डंप। Yes, so king has rejected this proposal। थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने और क्या किया? रिप्रेजेंटेटिव shown 40,000 letters of common people, but it was thrown in dump yard। इसको डंप में डालते हैं, डंप, इसको डंप कर दो, थ्रोन इन वेस्ट में कुछ भी कर दो। नाउ all the members of all the representative of third state evacuated the assembly, left the assembly। उन्होंने छोड़ दी क्या? असेंबली छोड़ दी। and collected, gathered in tennis court, old tennis court near river Versailles। all representative of third state। भाभी समझ में आ रही थी क्या बात है? बोलो, कितना समझ में आएगी? कुछ पूछना है? समझ आ गई बात? टेनिस, जहाँ टेनिस खेला जाता हो। और सर ओट्स मुझे वही लग रहा था पहले, तो काउंसिल का उस टाइम कौन टेनिस खेलता?
टेनिस होता So था। oath मतलब तो वो जब अब वहाँ वोट लेंगे वो सब अलग बात है, लेकिन वो इकट्ठा हो गए। ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट लेफ्ट द मीटिंग एंड गैदर्ड, और कहाँ गैदर्ड हो गए? इन ओल्ड टेनिस कोर्ट। वो लोग हम लोग देखेंगे, हो सकता है ग्रुप में किसी के अच्छा ना बना तो वहाँ देखेंगे वीडियो। सो दैट इज सर लेकिन वो गैदरिंग ऑफ टेनिस हो तो 20 जून को हुआ था ना। वो ठीक है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे कि ओथ इन टेनिस कोर्ट। सबके साइड जरा देखो, According to Wikipedia, यहाँ the से tennis court oath was taken on the 20th of June 1789 by the members of the French Third Estate in a tennis court on the initiative of Jean-Joseph Monnier. तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि ये लोग कहाँ इकट्ठा हुए? टेनिस कोर्ट में। ये तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? These were gathered in टेनिस कोर्ट में। कहीं कहीं से रोशनी आ रही है, और अगर अच्छा देखना है तो इसको और क्लियर भी कर सकते हैं। ये देखो, now these were gathered in टेनिस कोर्ट। ये यहाँ दिखाया जा रहा है कि हाउ दिस गैदरिंग वाज इन टेनिस कोर्ट। तो इसमें तुम्हें ये बीच में कौन दिख रहा है? क्या मीरा व्यू? या मीरा व्यू ही दिख रहा है, कहीं एबी सीरीज भी होगा। ठीक है, तो ये सबसे कह रहा है कि हम अब मोनार्की को नहीं मानते, हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। ये लोग क्या बता रहे हैं? और अब हम अपनी असेंबली बनाएंगे। जनरल असेंबली, स्टेट असेंबली नहीं मानते, हम नेशनल असेंबली बनाएंगे। और फ्रांस हम नेशन होगा। नेशन किसी की 1 इंच जमीन न लेता है और न किसी को 1 इंच जमीन। नेशन की अवधारणा बिल्कुल अलग है, नेशन टेरिटरी से अलग है। नेशन हमेशा उतना ही रहता है। नेशन एक माता की तरह होता है। जैसे इन लोगों ने अपने यहाँ नाम मेरी एनी को नाम माना, जैसे हमने भारत माता माना, जर्मन ने जर्मेनिया को माना और फ्रांस ने मेरी एनी को। अभी हम आगे देखेंगे बनी हुई यहाँ। तो इन्होंने बोला, सो दे हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड। ये सब किसके द्वारा दिया गया था? जॉन जॉक रेस्यू और जीन जॉक रेस्यू और जॉन लॉक, और भी बहुत है, 4-5 उस समय के विचारक थे, थिंकर्स। मॉन्टेस्क्यू भी था, 3 तो इन्होंने बताया। अब ये वोल्टेयर भी था, और कुछ एक लेडी भी थी, उनका भी ओलंपिक। अब ये देखो, ये टेनिस कोर्ट में हो गया, इन ओल्ड टेनिस कोर्ट। हाँ, इसके बाद अब जब यहीं से बुक में पढ़ो क्या हुआ होगा, तो इसके बाद ना दे फॉर्म, उन्होंने एक बात कही कि दे विल एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, कि कोई राजा अपना बना देता है फिर उनसे कर लेता है, तो ये टैक्स लेने का खराब सिस्टम है। तो उन्होंने ये वहाँ वादा किया फ्यूडल सिस्टम हटा देंगे। और उन्होंने फ्रेम की नेशनल असेंबली। बोलो नेशनल असेंबली कब बनाई गई, उसमें क्या दिखा गया है? 1791 तक कंप्लीट हो गई। 7 लिखा होगा। सो मेरी एक गाइड में लिखा है 20 बुक में लिखा है क्या? On 20 June they assembled in Hall of Indore Cave। 20 जून को असेंबल हुए, ठीक है। All representative left the meeting and gathered in on कब हुए बताओ? On 20 जून। उसी दिन नहीं हुए, कब हुए बोलो? ये मीटिंग कब की थी? 20 जून। देखो 5 मई की मीटिंग थी, और ये लोग कितने दिन बाद इकट्ठा हुए बताओ? 15 दिन बाद नहीं, 15 दिन बाद नहीं, 15 दिन नहीं, 1 महीने 15 दिन बाद। 1 महीने 15 दिन बाद वहाँ इकट्ठे हुए, और वहाँ पर अब नेशनल असेंबली का गठन किया गया। उसमें कुछ सिंबल्स बनाए गए और सब कुछ बनाया गया। तो ये पॉइंट देखो। सो ठीक है, असेंबल्ड इन इंडोर टेनिस कोर्ट, जो कि ग्राउंड्स ऑफ वर्सलीज पे। सो दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज ए नेशनल असेंबली। दे फॉर्म्ड नेशनल असेंबली अंडर द लीडरशिप ऑफ मीरा व्यू। दे फॉर्म्ड नेशनल असेंबली
कॉन्स्टिट्यूशन, पत्थर पे लिख लिया संविधान। दिखाने के रूप में एक चित्र बनानी है, पत्थर पे लिखा हुआ है, पत्थर पे खोदा गया, उसको लिखा भी है बुक में, अलग से कॉलम बनाए कि उसके अंदर क्या लिखा है, अलग से लिखा भी है, किनारे देखो पढ़ोगे, मैं भी दिखाता हूँ, कहीं लिखा है कि उस पत्थर पे लिखा क्या क्या है, लिखा है क्या। चलो, तो उन्होंने नेशनल असेंबली बना ली एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज नेशन। और फ्रांस को क्या बना दिया, बोलो, डिक्लेयर्ड फ्रांस एज नेशन। आगे देखिए, फ्रांस को एक नेशन मान लिया। चलिए इसको लगा दो, ये ना सर इसमें डार्क दिख रहा है। उसमें भी दोनों लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी देर। ये भी डार्क हो गया, इसका कितना परसेंट है? सो मुझे तो लाइट ऑन भी है। मैं लाइट बढ़ा देता हूँ, ठीक है, सही है। चलो, ये चार्ज हो रहा है, सही है। नाउ वो कहाँ पे वो बताइए, दे फॉर्म्ड नेशनल असेंबली एंड डिक्लेयर्ड, और किसे डिक्लेयर किया, एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस है, फ्रांस को क्या बता दिया, नेशन। नेशन बना दिया। कितनी बार समझ आ गई। दे अनाउंस्ड देयर ट्राई कलर्ड फ्लैग, ब्लू रेड वाइट। बोलो बात सही है। दे अनाउंस्ड, और लुई 16 को क्या बोला, देयर ट्राई कलर्ड फ्लैग। उन्होंने इसमें यह भी दिखाया कि वो जंजीरों से आज़ाद हो गए, टूटी हुई जंजीरें भी दिखाई, और ये भी दिखा दिया कि हमारा फ्रांस इटर्नल है, सांप अपनी पूंछ दबाए हुए, और एक ट्रायंगुलर आई भी दिखाई कि वी आर हैविंग एक्नॉलेजमेंट, हमें ज्ञान की उत्पत्ति हो चुकी है। वी आर एज ए बंडल, बंडल ऑफ एरो भी दिखाई कि एकता में शक्ति है। एंजल भी दिखाई कि उनको जो है ईसा मसीह है, जीसस क्राइस्ट अपना आशीर्वाद दे रहे, ये सब चीज़ें दिखाई गई कि नहीं। एक दरवाजा। और अब इन्होंने मोनार्की को क्या बोल दिया, बोलो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बोला कि देखो इतनी हिम्मत नहीं इनमें, डेमोक्रेसी अभी भी नहीं आई। सो दिस वाज ऑल बेस्ड ऑन द थिंक टैंक या थिंकर्स ऑफ फ्रांस। ये सब कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ था, एट दैट टाइम, फिलोसोफर्स ऑफ फ्रांस। एट दैट टाइम देयर वर मैनी फिलोसोफर्स इन फ्रांस। अभी सबका फोटो दिखाएंगे। देयर वर मैनी फिलोसोफर एंड राइटर्स भी थे ऑफ फ्रांस। कौन कौन से थे, जॉन लॉक, यस सर। जॉन लॉक की स्पेलिंग बताओ सर LOCKE। CKE। और जीन जॉक रेस्टू, जीन जैक रेस्टू, जीन जैक। जीन सर जीन जैकस की स्पेलिंग, जीन जैकस, सॉरी बता रहा हूँ, बुक में है कहीं देखे, बुक में भी है। या आप बताइए कहीं पर है। सर मेरे पास वो बुक है। जॉन लिखो, इसमें लिखा है जॉन लॉक मॉन्टेस्क्यू रेस्क्यू, जैक्विस ऐसे ही होगा, और रॉस्यू, सर जैक्विस की स्पेलिंग JACQUES। CQUES। और रॉस्यू, दैट इज ROUSSEAU, यस सर। ROUSSEAU। और मॉन्टेस्क्यू भी था, यस Yes, सर। sir. दैट इज मॉन्टेस्क्यू। ये सब थे, वो सब थिंकर्स थे, ठीक है, सर हैं? सर ये सब राइटर्स। राइटर्स है। सो दे हैव प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। उसके पहले कभी नेशन था ही नहीं, हमने तुमको बताया। अच्छा, राणा प्रताप जीत गए, जय जय राणा प्रताप, वैसे चलता है। अकबर जी की। अब तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इस
इस तरीके से ये प्रोजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी की भी अवधारणा आई। तो अब जो नेशनल असेंबली प्रपोज्ड फॉर द, कैसा बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसने बोला लुई 16 से तुम ही राजा रहोगे, लेकिन ये जो हमने संविधान बना दिया इसको फॉलो करो। इस चीज को कहते हैं मोनार्की तो रहेगी लेकिन वो संविधान को मानेगी, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? Yes, sir. दे वांट टू स्विच ओवर फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की, वो निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र की ओर जाना चाहते थे। राजा तुम ही रहोगे लेकिन हमारे संविधान में, मंत्री तुम्हारे ही रहेंगे लेकिन वे हमारे संविधान में। तो अब उसका एक मैप तुम्हारी बुक में दिया। तो बताइए क्या बोला गया? दे इंसिस्टेड किसको बताइए? लुई 16। वोटिंग तो नहीं हो पाई थी तो टैक्स बढ़ भी नहीं पाया, वोटिंग नहीं हो पाई थी तो भाग गए, तो फिर कहां से वोटिंग होगी? ठीक है। टू वर्क या रूल अंडर, किसके अंडर रूल करो बोलो? Constitutional monarchy. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, संविधान को मानो मोनार्की। बट किंग रिजेक्टेड दिस ऑफर, राजा ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया। बट किंग रिजेक्टेड दिस ऑफर। अब इसके बाद क्या होगा बोलो? अब जब ऐसी बात हो गई तो फिर जुलाई 89 में क्या हुआ? Yes, 14 जुलाई में 1789 में रिवॉल्ट हुआ सर। भाई रिवॉल्ट कर दिया इन लोगों ने, बास्तील की जेल पे अटैक कर दिया। सर और बेस्टील, उनके पत्थर को मार्केट में बेच दिया। सब बेस्टील को उड़ा दिया सर, क्योंकि वो सब किंग की रॉयल्टी को दर्शाता है सर। देखो रॉयल्टी नहीं, उसके अंदर शायद ट्रेजरी भी बड़ी बात है, जब राजा ने ऑफर कर दिया खत्म, ज़्यादा दिन की बात नहीं, 20 जून के बाद कितनी होती? 14 जुलाई, बहुत देर होती क्या? 24 दिन कितना होता है? सो ऑन 14th जुलाई 1789 agitated mob has attacked on Bastille jail and looted weapons, freed all criminals, सभी कैदियों को रिहा कर दिया, सारे शस्त्र लूट लिए। राजा डर गया, बोला हाँ हाँ तुम क्या बात कर रहे थे, क्या मुझे कुछ स्वीकार करना? हाँ तुम संविधान का ओके। सब बेस्टील तो वो था ना जो किंग की पावर को दर्शाता था। बास्तील एक जेल थी, वो एक फोर्ट्रेस थी, राजा का जेल तो में किला बड़े था। बड़े कैदी थे इसलिए उसकी पावर को दर्शाता था वो। पावर ज्यादा थी, वो भी अभी हम दिखाएंगे, बहुत बड़ा किला था जिसको लूटा। सो द मॉब एजिटेटेड का मतलब समझते हो? क्रुद्ध, एजिटेटेड मॉब। तुम क्या समझते हो? अभी थोड़े दिन पहले अल्मनाक निकला है 100 साल बाद वाला, उसमें बास्तील की जेल उसके फ्रंट कवर पेज पे दिखाई गई। तुम कुछ कल्पना कर सकते हो कि तुम क्या सोचते हो कि भीड़ जा करके राजा के छोटे से शस्त्रागार पे अटैक करके करेगी? ये पहले सोच भी नहीं सकता था कोई, इन्होंने कर दिखाया। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना है। नहीं तो लोग राजाओं के, एक सैनिक के तलवार खा खा के मर जाते थे। कोई तुम सोच सकते हो कि कभी किसी देश की जनता इतनी संगठित हो जाएगी कि राजा के खिलाफ लाठी डंडे लेकर आक्रमण कर देगी? कोई सोच ही नहीं सकता था उस समय। पूरी दुनिया में क्रांति आ गई, ये हो कैसे गया और राजा कैसे झुक गया? आज भी ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना है जो तुम पढ़ रहे हो ना। मॉडर्न दैट इज द अटैक ऑन बास्तील डे। कि यही डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई कि पब्लिक चाहे तो राजतंत्र को हिला के रखे। तो एजिटेटेड मॉब का मतलब समझते हो? क्रुद्ध भीड़, क्रोधित भीड़। हाँ, अटैक्ड ऑन। तो एजिटेटेड के बाद क्या लिखा है? मॉब अटैक्ड ऑन बास्तील जेल। बास्तील जेल वाज ए फोर्ट्रेस, एक किला नुमा था, किली समझो। इट वाज ए फोर्ट्रेस, ठीक है। एंड लूटेड ऑल वेपन्स एंड फ्रीड
और फ्रीड किसको कर दिया? ऑल जो भी वहां पर बंदी थे, प्रिजनर्स, ऐसा किया। अब जरा देखो अटैक ऑन बास्टिल जेल का फिगर। मॉन्टेस्क्यू रोस्यू, ये कौन था? क्या मॉन्टेस्क्यू था? ये कौन है? मॉन्टेस्क्यू। और इसके अलावा जॉन लॉक, ये जॉन लॉक। According to Wikipedia, John Locke was an English philosopher and physician, widely. अटैक ऑन बास्टिल जेल। According to Britannica, during the unrest of 1789, on July 14th, a mob approached the Bastille to demand the arms and ammunition stored there. And when the forces guarding the structure resisted, the attackers stormed the prison and released the 7 prisoners held there. They attacked on Bastille jail. समझ में आ गया? बास्टिल जेल पे अटैक हो रहा है और सब लोगों ने क्या किया? मॉब ने क्या किया? पूरा लूट लिया है। ये देखो, सो दे हैव अटैक्ड ऑन इट। ये देखो, इसमें दिखाया जा रहा है कि नहीं? क्या ये किला नहीं है? देखो एक किला है और इसको इन्होंने अटैक किया और अटैक करने के बाद सारे हथियार क्या कर लिए? लूट लिए कि नहीं सैनिकों के। It was the attack on Bastille jail. बास्टिल जेल पे अटैक दिखाया गया। All mob has attacked on Bastille jail. अब आगे देखिए, फ्रांस में 14 जुलाई को नेशनल डे मनाया जाता है। तो ये फिगर हमने आपके में सेंड कर दिया है। हाउ दैट इज ओके, इसको आप देख लें। और दूसरा ये भी देख लें कि मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल को भी बहुत बड़ा माना गया, वो भी देखें। मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल्स, ये दो बहुत बड़ी According to चीजें हैं। तो Versailles, इसमें आप this देखो कैसे assembly लोग is खड़े composed हैं। of 3 estates, the clergy, nobility, and commoners, who have the power to decide on the levying of new taxes and to undertake reforms in the country. The opening of the Estates General on the 5th of May 1789 in Versailles also marked the start of the French Revolution. तो इस मीटिंग में दिखाया गया है कि लोग कैसे खड़े हैं थर्ड स्टेज पे। तो आप लोग जो ऑनलाइन है वो 2 फोटो देखिए। ओके, अब आगे देखो। अब बताइए, सारे प्रिजनर को फ्री कर दिया, अब आगे हाना क्या होने वाला है? रिवोल्ट तो हो गया है, अब आगे क्या होगा? ये बहुत दूर दूर से। अब इसके बाद जो लुई 16 है वो झुक गया और उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट कर ली। सो लुई 16 नाउ एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और ये क्या दिखाया जा रहा था? इसको बताओ। फ्रांस का Now Louis XVI accepted their proposal. ये देखो, उन्होंने बहुत सारे चेटॉक्स क्या होता है बताइए? बिलोंगिंग टू ए नोबल मैन का घर को भी अटैक किया। जो मॉब थी उसने किसको अटैक कर दिया? सामंतों के घर को चेटॉक्स कहा जाता है। मॉब अटैक, मॉब, इसमें लिखा है चेटॉक्स, यहाँ पढ़ो ना। और चेटॉक्स यहाँ बोल्ड में लिखा है, कहीं तुम लोग पढ़ रहे थे बोल्ड में लिखा चेटॉक्स, कहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, दे अटैक, मॉब अटैक्ड ऑन रेजिडेंस ऑफ, इसके रेजिडेंस बताइए? नोबल मैन, उसी को सामंत कहते हैं या फ्यूडल भी कहते हैं। नोबल मैन नोन एज, उस घर को क्या कहेंगे? चेटॉक्स, महल नुमा।
ऐसा किया। और क्या किया बताओ, ने कुछ और भी किया करता। लूटेड ग्रेन्स एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स, जिन कागजों पे लिखा था कि तुम्हारे ऊपर इतना ड्यूज है, इतना कर्ज है, वो सब जला डाले। उनके सारे अनाज लूट लिए सामंत। और उसके पहले का चित्र क्या था, वो कैसे ले रहा है, जैसे मकड़ी जैसा बैठा है और बिल्कुल गुस्सा, उसके बगल में कुत्ता बैठा हुआ है, नहीं देख रहे, और उन्हीं के घर चला रहा है। लूटेड ऑल ग्रेन्स, लूटेड ऑल ग्रेन्स, और किसे जला दिया, हर्षिता, एंड बर्न्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मोनेरियल ड्यूज, जो उनके कागज पत्र थे कि कितना तुम्हारे ऊपर कर्ज है, एंड बर्न्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स हैविंग, ठीक है, ऑफ ये तो ड्यूज है। ड्यूज का मतलब तुम लोग समझते हो क्या, मनी से रिलेटेड, मोनेरियल ड्यूज, जो कर्ज के कागज, कर्ज होता है ना, कर्ज उधार के कागज, चटॉक्स है, चटॉक्स नोबल्स के रेजिडेंस को वो जिसमें वो लोग रहते थे उन्हें चटॉक्स कहते, सामंत जहाँ रहते, नोबल्स के रेजिडेंस। उन्होंने जैसे राजा ने सबको सामंतों को जमीन बांट दी थी, वो तो फ्यूडल कहलाते थे, फ्यूडल के घर पर चटॉक्स, उनको जला दिया। अब देखो, नोबेल फ्लड हो गए अपने घर से, और नेबरिंग कंट्रीज, सारे सामंत भाग के विदेशों में चले गए। ऑल नोबेल मैन, अगली लाइन पढ़ो बुक में, ऑल नोबेल मैन फ्लड टू नेबरिंग कंट्रीज। तो राजा का क्या हाल होगा, ऐसी हालत हो गई, बहुत बुरी दशा हो गई। ऐसे में लुई 16 ने क्या कर दिया बताइए, लुई 16, ये 14 जुलाई की घटना है, 4 जुलाई को उसने मान लिया। लुई 16 एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लुई 16 ने क्या किया, भाई सब कुछ हो जाएगा तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो एक्सेप्ट कर लिया। और एक और बात बता दीजिए, सिर्फ कि 4 अगस्त को क्या, लो ये उसी समय थे, इनका पुनर्जन्म है, फ्यूडल सिस्टम हटवा दिया। सो ऑन 4 अगस्त 1779 को तो बहुत कुछ हो गया फ्रांस में, ठीक है। ये घटना शुरू हुई मई से, और देखो अगस्त तक आते आते क्या हुआ, कितना 89 ना, हाँ 89 सही करें, और कहीं तो 79 में लिख दिया, ठीक है। तो ये टेनिस कोर्ट, और ये भी 1789 का ही तो सब बात है, 89 में तो उसने मीटिंग बुलाई थी नहीं। तो क्या हुआ बताइए, किंग एक्सेप्टेड, सही, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, बोला ठीक है तुम्हारे ही साथ चलें। किंग एक्सेप्टेड, लुई 16 एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसको समझते हैं क्या कहते हैं, मोनार्की को कहते हैं संवैधानिक राष्ट्रतंत्र, संविधान से चल रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, संवैधानिक, संवैधानिक। और मोनार्की किसको कहते हैं, राजतंत्र। और क्या चीज एबॉलिश हो गई, एब्सोल्यूट मोनार्की वाज एबॉलिश्ड, निरंकुश राजशाही समाप्त हो गई। सर लेकिन फिर से भी आएगी, वो बात की बात है, अभी की टाइम नहीं देखो। एब्सोल्यूट, आज की बात करो, एब्सोल्यूट मोनार्की वाज एबॉलिश्ड, समाप्त हो गई। तो मुझे ये समझते हैं उस टाइम एब्सोल्यूट मोनार्की से एबॉलिश हो गई थी, लेकिन उससे 2 राजा थे, लुईस 18 तक हुआ था, तो फिर सब वो 2 राजा फिर जब जो 2 राजा तो बाद में, वो उनके कजिन्स थे। अभी चार्ल्स टन भी आएगा, अभी तुमको सब बताएंगे कि चार्ल्स टन और आगे के जो राजा हुए ना, तो उसके बाद फिर लिबरल्स का आएगा, फिर कंजर्वेटिव। अभी तुम कहानी बता रहे हैं, अभी लुई 16 के आगे में बढ़े ही नहीं है। आगे की चीज़ तो ये, तो तुमने वीडियो देखी होगी तब तुम समझ गई होगी, जो हमारा वीडियो एल्बम है, नेपोलियन के बाद आएंगे, वो सब अलग बात है। अभी आगे की बहुत बात कहानी है,
तो तुमको इसका मतलब है आगे की हिस्ट्री तुमको पता नहीं है क्या? लग रहा है तुमने जितना पढ़ा उतना ही तुम पढ़ रही हो, लग रहा है आगे नहीं पढ़ रही हो। तो आगे हम पढ़ाते हैं भैया, तो तुम पढ़ो हम पढ़ा, दो ही चीज़ है, तो हम पढ़ा देंगे। बस अगला पेज जो है वो उसी की कहानी बताएगा। इस खेल को ख़त्म होने दो, अगला खेल चालू होगा। तो क्या हुआ बताइए? एबॉलिश हो गई। अभी 16 का तो खेल ख़त्म होने दो, इसका तो गर्दन कटने दो तरबूज के तरीके। तो ये तो समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसके बाद अभी तुमने क्या बताया था? वो फ्यूडल सिस्टम, लो सामंतवाद का खत्म, शेटॉक्स जलते ही सब खत्म हो गया, लूट हो गई। फ्यूडल सिस्टम, अब कोई किसी को तुम्हें देना ही नहीं टैक्स, सामंत ही नहीं बचा तो टैक्स किसको दोगे? तो फ्यूडल सिस्टम was abolished। बुक में लिखा है, जिसके पास किताब हो देख लो, abolished। आगे पढ़ो और क्या क्या हुआ बताइए? टीथेस वर लो, टीथेस भी खत्म। एंड लैंड ओन्ड बाय चर्च वाज कन्फिस्केटेड, जब्त कर ली गई। बहुत जमीन थी चर्च के पास, बता नहीं था तुमको कि 90% जमीन इन्हीं दोनों के पास है, और 90% लोग पास 10% जमीन थी। सो द लैंड गिवन टू चर्च वाज टेकन बैक। टीथेस भी खत्म हो गया। फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश्ड, टीथेस वाज abolished, land given to church, वो सब किसानों में बांट दी गई। was taken back, confiscated, taken, इतना सब कुछ हो गया। इतना होने से दिया क्या हुआ वो बोलो, बताओ। बहुत बड़ी बात है, बोली इतना जिसने कर दिया 2 बिलियन लेवरेज जनता के हाथ में आ गया, सबका पैसा भी दे दिया। लो अगली लाइन पढ़ ली इन्होंने, लग रहा है तो ऐसे कोई कैसे बता देगा? उसी की अगली लाइन थी, बता दी ना क्या लिखा है बताओ? कि नाउ द पीपल हैड एक्वायर्ड 2 बिलियन लिवरेज, देखिए अगली लाइन की नहीं, एंड ऑल ड्यूज वर पेड। अगली लाइन पढ़ो इसी के नीचे, अगली लाइन पढ़ रही हो कि नहीं? 2 बिलियन लिवरेज आ गए जनता के पास, सबका पैसा वापस। पीपल एक्वायर्ड 2 बिलियन लिवरेज, और वो कितना जान मारी कर रहा था। नेशनल असेंबली ने कहा तुम जितनी जान मारी करे तुमने 2 मिनट में सब ले लिया, लो अब तो हमारी बात मानो। पीपल एक्वायर्ड 2 बिलियन लिवरेज एंड मोनेरियल ड्यूज वर पेड। मोनेरियल का मतलब है कि जो पैसे से संबंधित ड्यूज थे, वर पेड, डेट वर पेड। जो ऐसे का लिखना चाहें तो वो क्या लिख दें? डेट वर पेड। अब आगे की बात है। नाउ question, who became king of France? Okay, on 1774. What was position of treasury at that time? Royal treasury. What happened on 1774, 5th May 1789, ठीक है, 20th June 1789 and 4th August 1789। इन चारों तिथियों में क्या हुआ? सर मतलब पूरे डिस्क्राइब करना है, सिर्फ छोटा 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 लिखा है। किंग मैरीड
just To whom of which dynasty? Relate his wife to historical importance. उसकी वाइफ को historical importance से कैसे relate करोगे? so she wasn't good bad advice. बैड है, मूर्ख सलाह काटती है। उसका खुद का पीए जर्मन का था। Relate his wife. so बस इतना ही लिखना है ना. हाँ, to she historical wasn't bad advice. importance. Define, कुछ चीजों को डिफाइन भी आपको करना है। Right name of 3 philosophers okay. of France. Okay. Now, make a flow chart of a state system okay sir. in France. फ्रांस के स्टेट सिस्टम के बारे में बताओ। डिफाइन फ्यूडल सिस्टम, टिथस, टेलीस, ठीक है। इसके अलावा चटॉक्स, इतना काम करो। थोड़ा थोड़ा मानसिक समझ में आया कि नहीं? जिनके में चित्र दिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो बुक में भी है। ये लो, पीछे का भी दिखा रहा है। ये लीजिए। वायम के पापा ने 90 मार्क्स में गुड बोल दिया, बहुत अच्छी बात, अच्छा काम किया है। हाँ बोलो। सर 20 जून का क्या लिखेंगे? 20 जून को वो लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पे। tennis oath. उसी टाइम नहीं हुए थे, मतलब वहाँ से चले गए थे, फिर 20 जून को इकट्ठा हुए, जब सब थोड़ा ड्राफ्ट बुकिंग कर दी। बोलो। 2 4 चाहिए।